नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 8 की साइंस के चैप्टर 1 का क्वेश्चन एंड आंसर। ये चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेंगे। आइए इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज इन्वेस्टिगेशन मीन इन साइंस? साइंस में इन्वेस्टिगेशन, खोजना, नई चीजें पता करना, इनका क्या मतलब है? देखिए, इसके हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। पहला है ओनली रीडिंग टेक्स्ट बुक। क्या केवल टेक्स्ट बुक पढ़ के इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरा देखें, asking questions, doing experiments and learning from observation। तो हाँ, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही होती है। नई चीजों की खोज, अपने सवालों के जवाब हम ऐसे ही ढूंढते हैं। अगर हमारा कोई ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट से हम नई चीजें सीखते हैं और फिर अपने सवालों के जवाब दे पाते हैं अपने लर्निंग और अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। नेक्स्ट दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ही होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, और नन ऑफ द अबव। तो इन चारों में से जो बी आंसर है वो करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है नीचे, वो भी देखिए कि आस्किंग क्वेश्चन, डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ये तो हमारा ऑप्शन था। नेक्स्ट है, इन साइंस इन्वेस्टिगेशन मीन्स आस्किंग फोकस्ड क्वेश्चंस। हमें साइंस में फोकस्ड क्वेश्चंस, जो काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है, वो पूछने चाहिए। हमें एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करना चाहिए अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, एंड यूजिंग ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। इन एक्सपेरिमेंट में जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है, इस एक्सपेरिमेंट से हम जो कुछ सीखते हैं, उसका यूज करके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं अपनी समझ को, जिससे हम अपने सवालों के जवाब दे पाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाइल मेकिंग अ पूरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंट्रोल्ड? पूरी बनाते वक्त, जो पूरी फूलती है हमारे किचन में, वो बनाते वक्त हम किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? इन्हें हम एक्सपेरिमेंट का वेरिएबल भी कहते हैं। पूरी का बनना या पूरी का फूलना एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी चर्चा हमारे चैप्टर में की गई है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन का लिंक, आप उसे जरूर देखिए। वहां पे हमने पूरी फूलने वाले एक्सपेरिमेंट की चर्चा की है। तो एक एक्सपेरिमेंट में जिन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है या फिर चेंज किया जा सकता है, उन्हें हम एक्सपेरिमेंट का वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पूरी बनाने में हम किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या थिकनेस ऑफ डो को कंट्रोल कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे जो पूरी का डो है वो कितना मोटा रहेगा, जो रोल्ड डो है, जब पूरी बेल दी गई है तो बेलने के बाद पूरी की मोटाई कितनी है, वो हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा बेल देंगे तो पूरी पतली हो जाएगी, कम रोल करेंगे तो पूरी मोटी रह जाएगी, है ना? तो ये हम बिल्कुल ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ ऑयल। क्या जिस तेल में पूरी छानी जानी है, क्या उसका टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेथड ऑफ ड्रॉपिंग डो इनटू द ऑयल, किस तरीके से पूरी डाली जा रही है ऑयल में, क्या हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए ये तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो ट्रू हैं, हम इन तीनों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इन द पूरी एक्सपेरिमेंट वी कैन कंट्रोल थिकनेस, टेम्परेचर, फ्लोर टाइप, किस तरह का आटा इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड किस तरह से पूरी को तेल में डाला जा रहा है, किसी एंगल पे डाला जा रहा है या सीधा डाला जा रहा है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल्स। इन्हें वेरिएबल कहते हैं, और स्पेसिफिकली इन्हें कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। और एक अलग तरह का वेरिएबल भी होता है जिसे ऑब्जर्व्ड वेरिएबल कहते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट मीन्स इन्हें चेंज नहीं कर सकते, केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि पूरी फूली कि नहीं फूली, है ना? इसे हम केवल देखकर बता सकते हैं कि पूरी फूल गई या नहीं फूली। इसे हम
इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? तो उन्हें ऑब्जर्व्ड वेरिएबल कहते हैं और ये सारे कंट्रोल्ड वेरिएबल्स थे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको पता चल गया, ए, बी और सी तीनों, इसका मतलब डी ऑल ऑफ द अबव, है ना? तो डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला देखिए, इन द टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी विच सिंबल रिप्रेजेंट्स डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। तो जो हमारा बुक है उसमें जो डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज है वो किस सिंबल से, किस चीज से रिप्रेजेंट किया गया है? तो वो रिप्रेजेंट किया गया है रूट से। रूट जो हमारी जड़ें हैं वो जमीन के अंदर जाती हैं, वो हमारे सॉलिड फाउंडेशन, सॉलिड बेस को दिखाती है ना? तो आंसर है इसका बी, रूट। द रूट सिंबल रिप्रेजेंट्स द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट, ट्रेडिशंस एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है ना? तो इसका आंसर है रूट, जो कि हमारे डीप सॉलिड फाउंडेशन को दिखाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी वेरिएबल्स शुड बी चेंज्ड एट वन टाइम? एक बार में हमें कितने वेरिएबल्स को चेंज करना चाहिए, है ना? वेरिएबल मैंने आपको पहले बताया, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल ऑयल का टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा रखना है तो मैं ज्यादा रखूंगा, कम रखना है तो कम रखूंगा, है ना? तो ये एक वेरिएबल है जिसपे मेरा कंट्रोल है। पूरी की थिकनेस, पूरी की मोटाई, पतली रखनी है पूरी कि मोटे रखनी है, ये हमारे हाथ में होता है ना? तो ऐसी चीजें जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट का वेरिएबल कहलाती है। तो अब पूछा गया है कि हमें, जब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो हमें कितने वेरिएबल्स को एक बार में चेंज कर देना चाहिए? तो देखिए, एक्सपेरिमेंट करने का जो हमारा मकसद होता है वो होता है ऑब्जर्वेशंस को फाइंड करना, नई नई चीजें ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूरी एक्सपेरिमेंट की बात करूं, तो अगर ऑयल के टेम्परेचर वाले वेरिएबल को समझें, तो मैं ये समझना चाहूंगा कि कम टेम्परेचर पे पूरी फूलती है कि नहीं फूलती, या फिर मैं ये भी समझना चाह सकता हूँ कि अगर मैं पूरी को मोटा रखूं या फिर पूरी को पतला रखूं तब पूरी कैसी फूलती है, पूरी फूलती है या फिर आधी फूलती है ना? तो अगर हम एक साथ बहुत सारी चीजों को चेंज कर देंगे और अगर ऑब्जर्वेशन में कुछ बदलाव होता है, मान लेते हैं मैंने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया और पूरी को भी मोटा कर दिया जो कि पहले पतला था, है ना? तो मैंने दो चीजें एक साथ चेंज कर दी। तो ये दोनों चीजें चेंज करने के बाद अगर पूरी फूल भी गई, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि पूरी किस कारण फूली, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण फूली कि पूरी की मोटाई के कारण फूली, है ना? इसीलिए रिकमेंडेड है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो केवल एक चीज को एक बार में बदलें। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैं पूरी को मोटा छोड़ दूं, फिर भी उस टेम्परेचर पे वो पूरी तरह ना फूले, तो मैं समझ जाऊंगा कि पूरी नहीं फूलने का कारण ऑयल का टेम्परेचर है ना? तो अगली बार मैं केवल टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, पूरी की मोटाई सेम रखते हुए भी पूरी फूल जाएगी, तो मैं समझ जाऊंगा कि ऑयल का टेम्परेचर ही प्राइमरी फैक्टर है पूरी के फूलने का, है ना? तो ये मेरे समझ को, मेरे नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पूछा गया है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स शुड बी चेंज्ड एट वन टाइम? एक बार में हमें कितने वेरिएबल्स को बदलना चाहिए? तो एक बार में हमें केवल एक वेरिएबल को बदलना चाहिए, ठीक है ना? तो आंसर है इसका बी, ओनली वन। इन अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वी शुड चेंज वन वेरिएबल एट अ टाइम while कीपिंग अदर्स कांस्टेंट। दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रख के केवल एक वेरिएबल को हमें बदलना चाहिए। दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक चेंज। उस एक खास चेंज का, फॉर एग्जांपल ऑयल के टेम्परेचर के बढ़ने का, उस चेंज का क्या असर हो रहा है फाइनल आउटकम पे, ये हम समझ पाएंगे। इसीलिए हमें एक बार में एक ही चीज को चेंज करना चाहिए किसी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को करते वक्त, ठीक है? आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डज काइट सिंबल रिप्रेजेंट्स इन द टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक के टॉप राइट में हमें काइट का सिंबल मिलता है। वो काइट का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शंस हैं, कनेक्शन टू ट्रेडिशन, क्यूरियोसिटी टेकिंग फ्लाइट टू एक्सप्लोर द अननोन, स्टडी ऑफ वेदर, स्पोर्ट्स एंड गेम। तो इसका आंसर है बी, क्यूरियोसिटी टेकिंग फ्लाइट टू एक्सप्लोर द अननोन, ठीक है? काइट का सिंबल क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ताकि जो हमारी जिज्ञासा है, जो हमारे जानने की इच्छा है, वो नई उड़ान ले सके, नई जगह पहुंच सके, हमारी सोच की कोई लिमिट नहीं हो, वो आकाश में उड़े, लहलहाए,
द काइट सिंबल रिमाइंड्स अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट्स। काइट का सिंबल हमें ये बताता है कि क्यूरियोसिटी जरूर ही फ्लाइट लेनी चाहिए। हमारे क्यूरियोसिटी का जो काइट है वो आकाश में उड़ना चाहिए। इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन, अगर हमें उन चीजों को जानना है जिन्हें हम नहीं जानते, तो हमें क्यूरियोसिटी के पतंग पे आसमान में उड़ना पड़ेगा, तभी हम जो नहीं जानते हैं वो जान पाएंगे, है ना। अब आइए हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स के हो सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। इसमें हमें 1 या 2 लाइन में आंसर देना होता है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। इसके बारे में चूंकि चर्चा है टेक्स्ट बुक में, इसलिए हमने इसे यहाँ इंक्लूड किया है। टेक्स्ट बुक में चर्चा होती है कि हम किस तरह सीखते आए हैं। क्लास 6, 7 और 8 में हमने क्या चीजें सीखी हैं। तो क्लास 6 में देखिए हमने ये सीखा है कि साइंस बिगिंस विथ वंडर। साइंस हमेशा आश्चर्य से, वंडर से शुरू होता है, और वहां हम सवाल पूछते हैं कि क्यों और कैसे। ठीक है। क्लास 7 में हमने अपने आंसर्स को इवॉल्व होते देखा है। जिस तरह हमारी समझ बढ़ती है, हमारे जवाब बदल जाते हैं, और हर जो जवाब हमें दिया जाता है उससे एक नया सवाल बनता है ना, और फिर उसके जवाब हम ढूंढते हैं, है ना। ईच आंसर ओपन्स अ न्यू क्वेश्चन एंड साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। ये काइंड ऑफ थीम था हमारे क्लास 7 के साइंस का। उसी तरह क्लास 8 में वी एंटर द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड वेयर वंडर एंड एवोल्यूशन कम टुगेदर। अभी हम यहाँ क्लास 8 में एक इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। हम चीजों को खोज कर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे वंडर से हमारी शुरुआत होती है, एक आश्चर्य से, एक क्यूरियोसिटी से हमारी शुरुआत होती है। उसे समझने के लिए, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए हम सवाल पूछते हैं, सवाल के जवाब ढूंढते हैं। सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन होता है जो हमें नॉलेज देता है, जिससे हम अपने ओरिजिनल सवाल का जवाब ढूंढ पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, जो वंडर है, जो एवोल्यूशन है, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें साथ में आती हैं क्लास 8 में। तो ये कुछ जर्नी रही है हमारे क्लास 6 से 8 तक की। ठीक है। मेन जो थीम है, पहला है वंडर, देन इवॉल्विंग एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन से क्या मतलब है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन मीन्स conducting inquiry in an organized step-by-step manner, asking question, performing controlled experiments, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि हम एक एक करके सिस्टमैटिक मैनर में, स्टेप बाय स्टेप, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सवाल पूछें। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल, हमें कोई चीज पता नहीं है कि ये चीज ऐसे क्यों होती है, लेकिन हम रोज देखते हैं कि ऐसी ही होती है। फॉर एग्जांपल, सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है, या फिर हवा बहती है, हमें महसूस होता है कि हवा बह रही है। तो हमारे मन में ऑब्वियस सवाल आता है कि हवा क्यों बहती है, सूरज पूरब से ही क्यों निकलता है, सूरज गर्म क्यों है, चांद ठंडा क्यों है, सूरज में रोशनी कहाँ से आती है, चांद में रोशनी कहाँ से आती है ना। ये सब बहुत ही सिंपल से सवाल हैं जो हम रोज देखते हैं, और ये सवाल हमारे दिमाग में आ सकते हैं। तो इन सवालों को पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का परफॉर्म करना। हम ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हमें अपने सवालों के जवाब मिलें। अब इन एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को नोट करना, और उन ऑब्जर्वेशन से हमें कंक्लूजन निकलता है, हमें निष्कर्ष मिलता है कि ठीक है, ये चीज ऐसे होती है, इस फेनोमेना के कारण होती है। दिस मेथड इज यूज्ड इन ऑल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और ये जो स्टेप बाय स्टेप मैनर का इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें हम पहले सवाल से शुरू करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन होता है, और ऑब्जर्वेशन से अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें, जिससे हम अपने ओरिजिनल सवाल का जवाब दे पाते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, है ना। तो यही है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इज द फिनोमेना ऑफ पूरी पफिंग कंप्लीटली अंडरस्टूड। व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन है कि जो पूरी के फूलने का फिनोमेना है, पूरी जो फूल जाती है गर्म तेल में डालने के बाद, क्या इसे पूरी तरह समझा जा चुका है, पूरी का फूलना या नहीं। ये क्यों सिग्निफिकेंट है, इसे हमें क्यों जानना चाहिए, है ना। तो पहले सवाल का जवाब है कि क्या पूरी के फूलने को कंप्लीटली समझा जा चुका है। तो आंसर है कि नहीं। साइंटिस्ट भी पूरी के कंप्लीटली फूलने को आज तक नहीं समझ पाए हैं। Even this simple everyday observation of पूरी puffing up is not completely understood by scientists today. आज के वैज्ञानिक भी पूरी क्यों फूल जाती है ये नहीं समझ पाए हैं। ठीक है।
This shows that science always has room for new discoveries and further exploration. ये दिखाती है कि साइंस में नई डिस्कवरीज, नई इन्वेंशंस का हमेशा जगह रहा है, हमेशा रूम रहा है, और हम इसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई चीजें ढूंढ सकते हैं, नया इन्वेंशन, नई डिस्कवरीज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है कि इतना छोटा, इतना सिंपल सा फेनोमेना जो रोज होता है ना, हमारे किचन में रोज पूरियां फूलती हैं, हम देखते हैं, लेकिन साइंटिस्ट भी आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि वो कंप्लीटली फूलती क्यों है, 100% नहीं समझ पाए हैं वो। तो यहाँ पे हमें रूम दिखता है, हमें यहाँ पे जगह दिखती है, हमें यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिखता है जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नई चीजें, नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई इन्वेंशंस कर सकते हैं, नई डिस्कवरीज कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आइए देखें क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड मून एंड सन हेल्प ह्यूमंस क्रिएट फर्स्ट कैलेंडर्स? सन और मून ने इंसानों की किस तरह से मदद करी पहला कैलेंडर बनाने में? तो आंसर है कि बाय ऑब्जर्विंग द पीरियोडिक साइकिल ऑफ मून फेजेस एंड कंबाइनिंग देम विद ऑब्जर्वेशंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ह्यूमंस क्रिएटेड द फर्स्ट कैलेंडर्स। मून का जो पीरियोडिक साइकिल होता है, फुल मून से न्यू मून तक का जो साइकिल होता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो साइकिल होता है, उसे देख के और सनराइज और सनसेट को देख के जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने अपने पहले कैलेंडर्स बनाए थे। दिस शोज हाउ डेली रूटीन्स ऑन अर्थ आर लिंक्ड टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स फार बियॉन्ड आवर प्लैनेट। ये दिखाती है कि किस तरह से एक डेली रूटीन का फेनोमेना, रोज सूरज का उगना, चांद का उगना, ये किस तरह से रिलेटेड है हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट? गिव एन एग्जाम्पल। ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट में क्या अंतर है, एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मीन्स नोटिसिंग व्हाट इज हैपनिंग। ऑब्जर्व करना, देखना, परखना, इसका मतलब है कि ये समझना कि हो क्या रहा है। एग्जाम्पल, डिड द पूरी पफ अप, यस और नो? पूरी फूली कि नहीं फूली, ये एक ऑब्जर्वेशन है ना। ये हम एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि पूरी फूल गई कि नहीं फूली, है ना। अगला है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स रिकॉर्डिंग इन नंबर्स। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना या मापना, है ना। तो मेजरमेंट में हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि ठीक है, 1 लीटर, 1 टाइम्स 1 kg, तो ये मेजरमेंट के नंबर्स हैं। तो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ नापा या मापा जाता है। एग्जाम्पल, पूरी टुक 5 सेकेंड्स टू पफ अप। पूरी को फूलने में 5 सेकेंड लगे। ये एक तरह का मापना है, एक तरह का मेजरमेंट है ना। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सेक्शन सी से, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। यह मिनिमम 3 मार्क्स के हो सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टॉपिक्स विल यू स्टडी इन क्लास 8 साइंस? डिस्क्राइब एनी 5 टॉपिक्स ब्रीफली। हम क्लास 8 की साइंस में कौन कौन से मेजर टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, इसकी चर्चा है चैप्टर 1 में। तो उसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे ब्रीफली लिख के रखा है। पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव, है ना, बहुत छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हिडन रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, हमें खाली आंखों से दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, ये छुपे हो सकते हैं एक छोटे से पानी की बूंद में भी, अ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर में भी। सम आर हेल्पफुल, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन एंड मेडिसिन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते हैं जो हमें मदद करते हैं हमारे डाइजेशन में, हमारे फूड को पचाने में, या फिर मेडिसिन के बनाने में। जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये दवाइयाँ बनाई जाती हैं। व्हाइल अदर्स आर हार्मफुल, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड वैक्सीन टू स्टे हेल्दी। हम जानेंगे कि क्यों हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, क्यों हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे मेडिसिन और वैक्सीनेशन हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसमें मोस्टली हम जानेंगे हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट में ये बताया जाएगा कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से गर्मी पैदा होती है ना, जो कि हमें गर्म रखती है। और मैग्नेटिक इफेक्ट हमें ये बताएगा कि कैसे मोटर्स, जो आजकल मोस्टली सारे अप्लायंसेस में हैं, फॉर एग्जांपल हमारे रूम में लगा हुआ फैन, हमारा मिक्सर ग्राइंडर, सभी चीज़ों में मोटर लगा है, तो वो मोटर कैसे काम करते हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है फोर्स और प्रेशर के बारे में।
फोर्स दैट कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप। फोर्स एक ऐसा एंटिटी है, एक ऐसी चीज है जो चीजों को स्पीड दे सकती है, चीजों को मोशन में ला सकती है, या फिर उन्हें स्लो डाउन कर सकती है, उन्हें रोक सकती है, या फिर किसी स्पीड में जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को बदल सकती है, उसकी दिशा को बदल सकती है। प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन वेदर, हम प्रेशर के बारे में भी जानेंगे और इस प्रेशर का क्या इफेक्ट है हमारे वेदर पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करता है, इसी कारण विंड जो हवा है वो बहती है। तो इस प्रेशर के इफेक्ट्स को भी हम समझेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर्स को देखा जाएगा कि आईने से लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट करती है, और न केवल आईने से, सारे जो स्मूथ सर्फेसेस हैं उनसे लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट करती है। लाइट के बेंडिंग को हम समझेंगे कि लाइट किस तरह मुड़ जाती है अगर वो एक मीडियम से पास करती है तो। और हम ये भी जानेंगे कि जो करेक्टिव ग्लासेस हैं, जो हमारे चश्मे हैं, वो किस तरह काम करते हैं। जिन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम है, वो अच्छे से देख नहीं पाते, तो चश्मे हमें अपने विजन को करेक्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो इन चीजों के बारे में हम मेजरली पढ़ने वाले हैं और ये इनके छोटे से डेफिनेशन हैं आपके लिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इन द पूरी पफिंग एक्सपेरिमेंट what are control variables and observable variables, explain with example। पूरी के फूलने वाले एक्सपेरिमेंट में कौन से वेरिएबल्स कंट्रोल वेरिएबल्स हैं और कौन से वेरिएबल्स ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स हैं। मैंने आपको कंट्रोल वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स पहले ही बता दिए हैं कि कंट्रोल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम चेंज कर पाएं, मेजर कर पाएं, और ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स वे हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे एक्सपेरिमेंट के आउटकम का पार्ट होते हैं। तो कुछ कंट्रोल वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है थिकनेस एंड साइज ऑफ द रोल्ड डो, जो पूरी बेली हुई पूरी है उसकी मोटाई कितनी है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो एक कंट्रोल वेरिएबल है। दूसरा है टाइप ऑफ फ्लावर, जिस तरह का आटा हम ले रहे हैं पूरी बनाने के लिए, गेहूं का आटा ले रहे हैं, मैदा ले रहे हैं, है ना, रिफाइंड फ्लावर ले रहे हैं या फिर व्हीट फ्लावर ले रहे हैं, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है ऑयल का टेम्परेचर, ऑयल कितना हॉट है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मेथड ऑफ ड्रॉपिंग, किस तरह से पूरी डाली गई है ऑयल में, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्टिकली डाली गई है या फिर एक एंगल पे डाली गई है, धीरे डाली गई है, तेजी से डाल दी गई है ना, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से पूरी को तेल में डालना है ये हमारे हाथ में है कंप्लीटली, ठीक है। अब कौन सी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। पहला है डिड द पूरी पफ अप, यस और नो, पूरी फूली कि नहीं फूली। हो सकता है पूरी फूल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हम सब कुछ करेक्टली करें लेकिन पूरी नहीं फूले, है ना। तो ये चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट के आउटकम का पार्ट है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का पार्ट है ना। तो ये ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, यस या नो में आंसर हम दे सकते हैं कि पूरी फूल गई कि नहीं फूली। दूसरा है टाइम टेकन टू पफ अप इन सेकंड, कितना समय लगा पूरी को फूलने में, ये एक ऑब्जर्वेबल वेरिएबल है। दूसरा, डिड अ थिन लेयर फॉर्म ऑन वन साइड, पूरी जब फूल गई मान लीजिए, तो क्या एक साइड पे मोटा लेयर और दूसरे साइड पे पतला लेयर बन गया क्या। ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, हो सकता है दोनों ही साइड बराबर बराबर हो। तो इसका भी जवाब यस या नो में होगा, और ये भी एक ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है, ये भी हमारे आउटकम का पार्ट है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते डायरेक्टली। हालांकि फैक्टर्स को चेंज करके, फॉर एग्जांपल किसी एक टेम्परेचर पे दोनों ही साइड बराबर के आएंगे, है ना, किसी दूसरे टेम्परेचर पे हो सकता है एक साइड मोटा और एक साइड पतला रह जाए, है ना। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करके पता करके, जो डायरेक्ट वेरिएबल हैं जो इस आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें चेंज करके हम इन्हें डिजायर्ड आउटकम में ला सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जर्व्ड वेरिएबल हैं, इन्हें हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें हम इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको कंट्रोल और ऑब्जर्वेबल वेरिएबल समझ आए होंगे, और हमारे पूरी एक्सपेरिमेंट में कौन से कंट्रोल्ड और कौन से ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स हैं ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्सप्लेन द सिंबलिज्म ऑफ रूट एंड काइट इन द टेक्स्ट बुक, व्हाट कंबाइंड मैसेज डू दे कन्वे। रूट और काइट के सिंबल का क्या मतलब है, इसे हमने थोड़ा बहुत एमसीक्यू वाले सेक्शन में भी देखा। एक बार और देखिए, द रूट सिंबल, रूट का क्या मतलब है। द रूट सिंबल appears on left hand pages and symbolize the deep solid foundation of knowledge। रूट का मतलब है deep solid foundation of knowledge, जिसे हमने यहाँ पर्पल में लिख रखा है ना। that keep us connected to our environment, tradition and cultural heritage। ये रूट्स हमें हमारे ट्रेडिशन, हमारे इन्वायरमेंट और हमारे कल्चरल हेरिटेज के साथ जोड़ के रखती हैं, ये हमारे फाउंडेशन के साथ हमें जोड़ के रखती हैं, जमीन से जोड़ के रखती हैं हमें, है ना। तो रूट हमारे नॉलेज का फाउंडेशन है,
ठीक है? और ये हमें अपने एनवायरनमेंट से, अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से जोड़ के रखती है ना? तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे रूट का सिंबल। उसी तरह राइट साइड वाले पेजेस पे हमें काइट का सिंबल दिखता है, और ये काइट क्या मीन करता है? द काइट अपीयर्स ऑन right hand pages and remind us that curiosity must take flights. क्यूरियोसिटी जो हमारी जिज्ञासा है, जो हमारे जानने की इच्छा है, हमें उसे उड़ान देनी चाहिए, हमें उसे इंडिपेंडेंस देना चाहिए, हमें उसे सोर करने देना चाहिए हवा में। इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन, अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी को फलने फूलने नहीं देंगे, अपनी क्यूरियोसिटी को हवा में उड़ने नहीं देंगे, तो हम वे चीजें नहीं जान पाएंगे जो आज नहीं जानी जाती। फॉर एग्जाम्पल, कुछ हमें नया खोजना है तो हमें अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, हमें क्यूरियस होना पड़ेगा। तो यही काइट रिप्रेजेंट करता है कि अपनी सोचों को उड़ान दीजिए, अपनी आइडियाज को उड़ान दीजिए, सोचिए जितना खुला सोच सकते हैं, लेकिन हमें अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर से ग्राउंडेड रहना है। हमें जमीन पर रह के अपने सोचों को उड़ान देनी है और ये एक्सपेरिमेंट करने हैं, नए इन्वेंशंस, नई डिस्कवरीज करनी है। ठीक है? तो जो फाइनल मैसेज है वो क्या देता है, जो रूट और काइट का सिंबल यूज हुआ है हमारे बुक में? Investigation in science works best when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking. Solid ground of careful observation represent हुआ है रूट से, एंड फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग रिप्रेजेंट हुआ है काइट से। ठीक है? तो ये कंबाइंड मैसेज है कि साइंस में इन्वेस्टिगेशन सबसे अच्छा तभी हो पाता है जब हम ऑब्जर्वेशन के सॉलिड ग्राउंड पे हों, हम उन्हीं चीजों के बारे में सवाल पूछें जो रियलिस्टिक है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, और फिर उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम अपनी आइडियाज को खुला छोड़ें। हम वो सब सोचे जो सोचा जा सकता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट्स करें, ऑब्जर्वेशंस करें, और फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हुए उन सवालों के जो ओरिजिनल सवाल थे हमारे, उनके जवाब ढूंढें। तो यही रिप्रेजेंट करता है हमारे रूट और काइट का सिंबल, जिसे यूज किया गया है हमारे इस बुक में। ठीक है? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन, जो कि मोस्टली 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे आपसे। क्योंकि पूरी एक्सपेरिमेंट हमारे चैप्टर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, पूरी एक्सपेरिमेंट के अराउंड ही सारा टेक्स्ट घूमता है। तो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ पूरी पफिंग। पूरी एक्सपेरिमेंट में जो पूरी फूलती है उसको यूज करके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का हमें प्रोसेस बताना है कि कब क्या होगा, कैसे हम अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे, क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे, फिर क्या आउटकम होगा, हम उससे क्या सीखेंगे। ठीक है? तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक एक करके होता है ना? एक स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ऐसे। एंड देन टू फाइंड आंसर्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सपेरिमेंट करके अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, है ना? सबसे पहला स्टेप है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, एक क्वेश्चन पूछना। वो क्वेश्चन जो ग्राउंडेड हो, वो क्वेश्चन जो ऑब्वियस हो, जो हमारे ऑब्जर्वेशन से आता हो, जो हमने देखा हो, जो रियली होता हो। तो सबसे पहला आस्किंग अ साइंटिफिक क्वेश्चन, या फिर इसे फोकस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? पूछेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट में चेंज द वे अ पूरी पफ्स अप व्हेन फ्राइड। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, जो कि पूरी के फूलने को बदल सकती है। जिस तरह से पूरी फूलती है, उसको बदलने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जिसे हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज अ फोकस्ड क्वेश्चन दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। ये एक फोकस्ड क्वेश्चन है जिसके ऊपर और खोज की जा सकती है। मान लेते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं जब पूरी, जो बेली हुई पूरी है, जो रोल्ड डो है पूरी का, वो तेल में डालूं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी फूले। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसे मैं कंट्रोल करके ऐसा फाइनल आउटकम ला सकता हूँ? तो वो कौन सी चीजें हैं जो चेंज की जा सकती हैं, जिससे पूरी का फूलना डिटरमाइन होता है? तो ये पहला सवाल है। ठीक है? इस सवाल का जवाब देने के लिए जो सेकंड स्टेप होगा, उसके लिए हमें कंट्रोल वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स? वैसे वेरिएबल्स जो चेंज किए जा सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट में। फॉर एग्जांपल, वी कैन कंट्रोल थिकनेस ऑफ द डो। जो
बेली हुई पूरी है उसकी मोटाई कितनी है, टाइप ऑफ द फ्लोर, किस तरह का आटा इस्तेमाल हो रहा है, गेहूं का आटा इस्तेमाल हो रहा है या मैदा इस्तेमाल हो रहा है ना। ऑयल का टेम्परेचर कैसा है, ऑयल का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री है, 200 डिग्री है। मेथड ऑफ ड्रॉपिंग, किस तरह से पूरी डाली गई है तेल में, है ना, एंगल से डाली गई है, साइड से डाली गई है, सीधी डाली गई है। दीज आर द थिंग्स वी कैन चेंज और कंट्रोल। ये वो चीजें हैं जो हम चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है वो है आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेबल मीजरेबल वेरिएबल्स। थर्ड स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स हैं। वी कैन ऑब्जर्व, डिड द पूरी पफ अप, ये एक क्वेश्चन हो सकता है जो हम हर बार पूछें कि अच्छा ये टेम्परेचर चेंज करने से क्या पूरी फूल गई या नहीं फूली, है ना। इसका जवाब यस और नो में हो सकता है। टाइम टेकन टू पफ अप इन सेकेंड्स, कितना समय लगा पूरी के फूलने में। डिड वन साइड बिकम थिनर, क्या एक साइड मोटा रह गया, यस या नो। तो ये वो चीजें हैं जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं। स्टेप 4 है चेंज वन वेरिएबल एट अ टाइम। अब चूंकि हमारे कंट्रोल वेरिएबल्स और ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स डिफाइंड हैं, उसके बाद हम इन कंट्रोल्ड वेरिएबल्स में से एक चीज को एक बार में चेंज करेंगे। सबसे पहले थिकनेस को चेंज करेंगे, फिर फ्लोर के टाइप को चेंज करेंगे, फिर ऑयल के टेम्परेचर को चेंज करेंगे, फिर जिस तरह से पूरी डाली जा रही है उसको चेंज करेंगे। और इन सब को चेंज करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं इसे नोट करेंगे। टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ ऑयल टेम्परेचर, कीप थिकनेस, फ्लोर टाइप एंड ड्रॉपिंग मेथड द सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑयल के टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो बाकी चीजें सेम रहनी चाहिए, क्योंकि जो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें हम एक बार में एक ही वेरिएबल को चेंज करते हैं, बाकी को एक जैसा रखते हैं, और फिर उस एक वेरिएबल के चेंज होने का क्या असर हुआ फाइनल आउटकम पे, उसे देखते, ऑब्जर्व करते और नोट करते हैं। स्टेप 5 होगा कीप नोट्स एंड आस्क मोर क्वेश्चन। हर एक कंट्रोल वेरिएबल को चेंज करने का क्या इफेक्ट हुआ वो हम नोट करते जाएंगे, और फिर उस नोट से हमें और भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, हमें और भी क्वेश्चंस सूझेंगे जिसे हम पूछ सकते हैं। और आगे रिकॉर्ड एवरीथिंग। डिड द ऑयल स्प्लैटर, क्या तेल के छींटे उड़े, क्या स्मेल निकला, क्या स्मोक निकला। आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स आस्क न्यू क्वेश्चंस। हर एक्सपेरिमेंट के बाद हम नए सवाल पूछ सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आएंगे जब हम देखेंगे कि अच्छा मोटी पूरी डालने पर लेट्स से धुआं निकला, या फिर वेट पूरी डालने पर हो सकता है धुआं निकले। तो ये धुआं क्यों निकला, क्या कारण था इसके निकलने का। अगर पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो तेल में छींटे भी उड़ेंगे, तो इसके बारे में भी हम सवाल पूछ सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करके इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। डू पूरीज पफ बेटर व्हेन फ्रेश और स्टोर्ड डो। एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने पर हमारा ऑब्जर्वेशन ये भी रह सकता है कि क्या पूरी अच्छी फूलती है जब आटे को गूंथ कर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर आटे को गूंथ कर तत्काल पूरी बना ली जाए तब पूरी अच्छी फूलती है। ये एक ऑब्जर्वेशन का फैक्टर है ना। ये एक सवाल हम पूछ सकते हैं, और इस सवाल का जवाब देने के लिए हम फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक आटा कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, दूसरे को तत्काल बना लेंगे, देखेंगे कि पूरी फूलती है कि नहीं, और फिर हम अपने सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो ये कुछ स्टेप हैं हमारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, जो कि पूरी पफिंग का एक्सपेरिमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ, ऑल्सो डिस्क्राइब द चैलेंजेस पोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ये जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ये जीवन के लिए उपयुक्त कैसे है, मतलब केवल अर्थ पे ही लाइफ क्यों है। व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ, जीवन के पनपने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए अर्थ करेक्ट एनवायरनमेंट कैसे बनता है। ऑल्सो डिस्क्राइब द चैलेंजेस पोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और हम जो एक्टिविटीज आज के डेट में कर रहे हैं वो कैसे अर्थ के लिए, अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए चैलेंज बन गया है, इसे समझिए। सबसे पहला है कि वाई अर्थ इज जस्ट राइट फॉर लाइफ। पहला है कि परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थ की जो दूरी है सन से वो परफेक्ट है, इतनी है कि यहाँ पे न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंडी है। तो ऐसा टेम्परेचर लाइफ के ग्रो करने के लिए परफेक्ट होता है ना। तो अर्थ का डिस्टेंस जो सन से है वो एक फैक्टर है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। एट दिस डिस्टेंस वाटर रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म। जो अर्थ से सन का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। और पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है।
उसी तरह एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। अर्थ के पास एक अपना एटमॉस्फेयर है, एक हवा की चादर है ना, एक एक वातावरण है। इसमें हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, जिसके कारण हम जिंदा रह पाते हैं। नेक्स्ट है यूवी प्रोटेक्शन। द एटमॉस्फेयर सील्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको फिल्टर कर देता है हमारा ये एटमॉस्फेयर, जिससे अर्थ सुइटेबल इन्वायरमेंट बनता है लाइफ के लिए, है ना। यहाँ पे जीवन सरवाइव कर पाता है, यहाँ पे जो लिविंग बींग्स हैं हम जैसे, वो सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, सनलाइट। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप सा चलता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं, एयर का साइकिल चलता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कैसे वाटर का साइकिल चलता है, कैसे फूड चेन चलता है ना, सनलाइट कैसे स्टोर होके हमें वापस से एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम भी है हमारे साथ, जो इस लाइफ को सपोर्ट करता है, जो हमारे लिविंग लाइफ को सपोर्ट करता है ना। तो ये सारी चीजें मिलके अर्थ को एक राइट प्लेस बनाती है, जहाँ पे लाइफ सपोर्टेड है, जहाँ पे लाइफ ग्रो कर सकता है। अभी क्या चैलेंजेस हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, हम ऐसे कौन से काम कर रहे हैं जिसे हमारे एटमॉस्फेयर को प्रॉब्लम हो रही है या फिर हम उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज स्मॉल चेंज इन अर्थ टेम्परेचर। हम ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि पेड़ काट रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ऐसी चीजें अर्थ के क्लाइमेट को बदल रही हैं, है ना, जो कि ठीक बात नहीं है, क्योंकि कंडीशन परफेक्ट था पहले, तभी यहाँ पे लाइफ ने फॉर्म लिया है, लाइफ ग्रो करा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर हम इन चीजों को बदलते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगला है डिसरप्टेड क्लाइमेट पैटर्न्स। हमारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण क्लाइमेट का जो पैटर्न है वो डिसरप्ट हो गया है, खराब हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे सीजन्स होते हैं, रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। वेदर पैटर्न्स आर बिकमिंग अनप्रेडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, रेनी सीजन में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, किसी रीजन में ज्यादा हो जा रही है, किसी में कम हो रही है, जहां होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है ना। तो ये चीजें ह्यूमन इफेक्ट के कारण ही हो रही है। हम जो चेंज कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अननेसेसरी धुआं फैला रहे हैं, ये सब एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं, क्लाइमेट के पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर रही हैं। अगले ऑब्जर्वेशंस हैं डेंजरस consequences। दीज चेंजेस कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये जो क्लाइमेट का चेंज है, इससे सारे जो लिविंग बींग्स हैं उन पे असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया तो जो जानवर हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम चूंकि टेक्निकली एडवांस हैं, फिर भी हमारे सर्वाइवल को खतरा होगा, हम खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। आज ही देखिए बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ पे खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो इन हार्मफुल इफेक्ट्स का क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि वी आर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हम खुद हैं। हम ह्यूमन एक्टिविटीज गलत तरीके से कर रहे हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। एंड द सॉल्यूशन, हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सॉल्यूशन है। बाय अंडरस्टैंडिंग साइंस वी कैन गाइड आवर एक्शंस। साइंस को समझ के हम अपने एक्शंस को, हम जो काम कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, हम जो बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, हमारी जिन एक्टिविटीज से बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस एनवायरनमेंट को, उसे गाइड कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, बुरी चीजों को रोक सकते हैं, टू प्रोटेक्ट अर्थ्स डेलिकेट बैलेंस। और इन हार्मफुल एक्टिविटीज को जब हम रोक देंगे, जैसे कि पेड़ नहीं काटेंगे, ज्यादा पेड़ लगाएंगे, कम धुआं करेंगे, इन्वायरमेंट को कम नुकसान करेंगे, है ना, ऐसी चीजें करके हम एनवायरमेंट का जो डेलिकेट बैलेंस है उसे बनाने में हेल्प कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, a statement of assertion A is followed by a statement of region R. Choose the correct option.
कौन सा असर्शन और रीजन करेक्ट है। ठीक है, असर्शन यहाँ पे है, रीजन यहाँ पे है और आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ठीक है, असर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ओनली वन वेरिएबल शुड बी चेंज्ड एट अ टाइम। तो ये असर्शन ट्रू है ना, कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में केवल एक ही वेरिएबल को चेंज करना चाहिए एक बार में। सही बात है। रीजन क्या है? चेंजिंग वन वेरिएबल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ व्हाट स्पेसिफिक चेंज। ठीक है, एक वेरिएबल को चेंज करने से हम ये समझ पाते हैं कि उस वेरिएबल को चेंज करने से क्या बदला, है ना, उस चेंज का क्या इफेक्ट रहा। तो रीजन भी मुझे ट्रू लग रहा है ना, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो देखिए इसका आंसर भी ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू। बोथ जो असर्शन और रीजन है दोनों ही सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दे रखा है कि व्हेन वी चेंज वन वेरिएबल एट अ टाइम वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हम एक बार में एक ही वेरिएबल को चेंज करेंगे तो हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब किस चीज के कारण कौन सी चीज हुई है, किस कॉज, किस कारण कोई असर, कोई इफेक्ट हुआ है ना। तो इसे हम अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए हमें एक ही वेरिएबल को एक बार में चेंज करना चाहिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में। तो ये असर्शन रीजन हमारा सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। असर्शन है कि ह्यूमंस क्रिएटेड द फर्स्ट कैलेंडर्स बाय ऑब्जर्विंग द मून्स फेजेस। ठीक है, ये सही बात है कि मून के फेजेस को देखकर ह्यूमंस ने, जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सबसे पहला कैलेंडर बनाया था। तो ये सही बात है कि मून 15 डेज तक उसका साइकिल चलता है, फुल मून से न्यू मून तक का। तो उसे देख के ही ह्यूमंस ने कैलेंडर बनाए थे सबसे पहले। रीजन है कि मून फेजेस फॉलो अ पीरियोडिक रेगुलर साइकिल। मून के फेजेस जो हैं वो एक साइकिल के बाद खुद को रिपीट करते हैं, है ना। तो ये ऑब्जर्व करके ह्यूमंस ने सबसे पहले कैलेंडर बनाए थे। तो इस केस में जो आंसर है वो ए है। और हमने जो ऑप्शंस है वो सेम रखे हैं, दोबारा से नहीं लिखे। तो ये सेम चीज है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें भी आंसर ए होगा कि द पीरियोडिक नेचर ऑफ मून फेजेस प्रोवाइडेड और रिलायबल बेसिस फॉर मेजरिंग टाइम एंड क्रिएटिंग कैलेंडर। जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके पास घड़ी तो थी नहीं, ना ही डिजिटल कैलेंडर्स थे या फिर फिजिकल कैलेंडर्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मून का जो पैटर्न था वो रिपीट होता था एक टाइम के बाद। तो उसे देख के ही उन्होंने मून के हिसाब से अपने कैलेंडर्स डिजाइन किए थे। और मून का जो फेज है वो एक रिलायबल मेजर प्रोवाइड करता है, एक रिलायबल ड्यूरेशन के बाद ही वो बदलता है। तो इससे हमने सबसे पहले कैलेंडर्स बनाए थे। तो ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी दोनों ही बातें, असर्शन और रीजन, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है और इस केस स्टडी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए इन्हें देखते हैं। पढ़िए ये क्या केस स्टडी है। केस स्टडी है, राधा वॉज इन किचन विथ हर मदर। राधा अपने किचन में थी अपने माँ के साथ। शी नोटिस दैट व्हेन अ पूरी वॉज ड्रॉप्ड इनटू द हॉट ऑयल इट पफ्ड अप। उसने नोटिस किया कि जब गर्म तेल में पूरी डाली गई तो वो फूल गई, लाइक अ बलून, एंड वन साइड बिकम थिनर देन द अदर। पूरी बलून की तरह फूल गई और उसका एक साइड मोटा और एक साइड पतला रह गया, है ना। शी आस्क्ड हर मदर, व्हाई डज द पूरी पफ अप। उसने अपनी माँ से पूछा कि पूरी फूली क्यों। हर मदर रिप्लाइड, यू विल फाइंड द आंसर इन योर साइंस टेक्स्ट बुक। और राधा की माँ ने राधा से कहा कि तुम्हें इस सवाल का जवाब अपने साइंस के टेक्स्ट बुक में मिलेगा। राधा डिसाइडेड टू कंडक्ट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट दिस फेनोमेना। ये पूरी के फूलने का फेनोमेना राधा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके इन्वेस्टिगेट करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है इस एक्सपेरिमेंट और इसके स्टडी के ऊपर। द क्वेश्चन राधा आस्क, इज इट अ सिंपल क्वेश्चन और अ साइंटिफिक क्वेश्चन? दिस इज अ साइंटिफिक क्वेश्चन बिकॉज इट इज अबाउट an observable phenomena that can be investigated through experiments and observations। ये साइंटिफिक क्वेश्चन है जो राधा ने पूछा है। और ये क्यों साइंटिफिक क्वेश्चन है? क्योंकि इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये एक ऑब्जर्व किया जा सकने वाला फेनोमेना है। पूरी का फूलना हम तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, है ना।
दैट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, इसे और इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से और ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से। एक्सपेरिमेंट करके हम ऑब्जर्व करेंगे, मोटा डो डाल के, डिफरेंट एंगल पे डो डाल के, या फिर डिफरेंट टेम्परेचर पे ऑयल को करके, है ना? तो इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसीलिए यह एक साइंटिफिक क्वेश्चन है ना? ठीक है। अब अगला देखिए कि इफ राधा वांट्स टू फाइंड आउट हाउ ऑयल टेम्परेचर अफेक्ट्स पूरी पफिंग, व्हाट शुड बी कीप द सेम। अगर राधा जानना चाहती है कि ऑयल के टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है पूरी के फूलने पर, तो राधा को क्या सेम रखना चाहिए? तो राधा को सब कुछ सेम रखना चाहिए, केवल ऑयल के टेम्परेचर को छोड़कर। देखिए हमारा आंसर, राधा शुड कीप द फॉलोइंग constant or the same: thickness of the dough, size of the dough, type of the flour, method of dropping. Only the oil temperature should be changed. केवल ऑयल के टेम्परेचर को चेंज करना चाहिए, और बाकी जितने भी चेंज किए जा सकने वाले फैक्टर्स हैं उन्हें कांस्टेंट रखना चाहिए, उन्हें नहीं बदलना चाहिए, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन राधा ऑब्जर्व और मेजर ड्यूरिंग हर एक्सपेरिमेंट। राधा अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व कर सकती है और क्या मेजर कर सकती है? राधा अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स हैं, एक्सपेरिमेंट के आउटकम साइड पे जो भी वेरिएबल्स हैं, पूरी फूली कि नहीं फूली, कितना समय लगा पूरी के फूलने में, ये चीजें राधा ऑब्जर्व या नोट कर सकती है। देखिए, राधा कैन ऑब्जर्व और मेजर वेदर द पूरी पफ्ड अप, यस और नो, है ना? पूरी फूली कि नहीं फूली, टाइम टेकन टू पफ अप इन सेकंड्स, कितना समय लगा पूरी के फूलने में, हाउ मच इट पफ्ड, साइज, कितनी फूली पूरी, है ना? बोला कि बलून की तरह फूल गई, तो वो जो बलून है वो कितना बड़ा बना, है ना? उसका डायमीटर आप नाप सकते हैं पूरी के साइज के हिसाब से, जो फूलने का आकार है वो कैसा रहा। एंड वेदर अ थिन साइड फॉर्म्ड, और ये कि एक साइड मोटा और एक साइड पतला रह गया कि नहीं पूरी के फूलने में, है ना? तो ये चीजें ऑब्जर्व और मेजर की जा सकती हैं। ये सारे ऑब्जर्वेबल वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए, what important science skill will राधा learn from this experiment। राधा कौन सा स्किल सीखेगी ये एक्सपेरिमेंट करके? तो राधा सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन सीखेगी। राधा will learn the skill of systematic investigation, asking questions, controlling variables, making observations and drawing conclusion from results। तो राधा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन सीखेगी, और इसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ये सारा पार्ट है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछना सीखते हैं, फिर कौन से वेरिएबल्स हम कंट्रोल कर सकते हैं ये देखते हैं, फिर क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं हमारे उन वेरिएबल्स को चेंज करने के बाद उस एक्सपेरिमेंट में, हम वो देखते हैं, फिर उन ऑब्जर्वेशन को हम नोट करते हैं, फिर उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं, उससे हम अपना फाइनल ऑब्जर्वेशन, अपना कंक्लूजन जो आउटकम है वो देखते हैं कि क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है हमारा अगला सेक्शन, हायर ऑर्डर थिंकिंग। ये 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए कैसा है, यू डोंट नीड अ फैंसी लेबोरेटरी टू डू साइंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, गिव एन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर यू कैन डू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। टेक्स्ट बुक में कहा गया है कि आपको एक फैंसी लेबोरेटरी, एक फैंसी साइंस लैब नहीं चाहिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल में उन्होंने दिखाया है कि पूरी के फूलने का एक्सपेरिमेंट हमारे किचन में भी किया जा सकता है ना? तो आपको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साइंस लैब जाने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है कि आपने क्या समझा इस स्टेटमेंट से? एक एग्जाम्पल दीजिए डेली लाइफ से और बताइए कि आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहाँ कर सकते हैं। आंसर देखिए, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट साइंस इज एवरीवेयर। ये स्टेटमेंट बताती है कि साइंस हर जगह है, साइंस का जो यूज है, साइंस का जो एप्लीकेशन है, वो हर जगह हो रहा है, हमारे घर में, हमारे चलने में, हमारे स्कूल में, हर जगह। इन योर किचन, गार्डन और एनीवेयर अराउंड यू, आप जहां भी हैं वहां पे साइंस है, साइंस आपके चारों तरफ है ना? यू डोंट नीड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, आपको बहुत महंगे इक्विपमेंट, बहुत महंगा साइंस लैब नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड क्यूरियोसिटी, आप में जानने की इच्छा, जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, आपको ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, है ना? केयरफुली आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकें, ये क्षमता होनी चाहिए। एंड द हैबिट ऑफ आस्किंग, और आप में
सवाल पूछने का एक हुनर होना चाहिए, एक हैबिट होना चाहिए, आपकी आदत होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने का। और ये क्वेश्चंस किस तरह के होंगे? ये क्वेश्चंस व्हाट हैपेंस इफ टाइप के होंगे कि ऐसा कर दूं तो क्या होगा? ऑयल का टेम्परेचर मैं ज़्यादा बढ़ा दूं तो क्या होगा? पूरी जल जाएगी क्या? या फिर पूरी ज़्यादा फूल जाएगी? तो ऐसे सवाल आप में पूछने का हैबिट होना चाहिए, आदत होनी चाहिए। और एग्ज़ाम्पल के लिए आप कौन-सा एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं? पूरी के फूलने वाला एग्ज़ाम्पल चूँकि बुक में दे रखा है, तो उस एग्ज़ाम्पल को ना ही दीजिए। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल ढूँढिए, यहाँ पे जिस तरह दे रखा है हमने कि व्हिच टाइप ऑफ सॉइल हेल्प्स प्लांट ग्रो फास्टर? किस तरह की मिट्टी में पौधे जल्दी उगते हैं, है ना? ये भी एक साइंटिफिक क्वेश्चन है और ये हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अलग-अलग तरह की मिट्टी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पौधे लगाकर देख सकते हैं कि किस मिट्टी में पौधा जल्दी उग रहा है ना? At home, take two pots with different types of soil, plant the same plant. इस बार सॉइल बदल रहे हैं तो हम प्लांट को सेम रखेंगे, गिव द सेम वाटर, एक ही तरह का पानी और एक ही अमाउंट पानी डालेंगे उसमें, और सेम सनलाइट एक ही जगह पे आसपास दोनों को रखेंगे ताकि सेम सनलाइट पड़े उस पे। एंड ऑब्जर्व विच प्लांट ग्रोज बेटर, और फिर देखेंगे कि कौन सा पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है ना? दिस इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का एग्जाम्पल है ना? तो इस तरह से आप हायर ऑर्डर थिंकिंग में ये सवाल देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन? वी आर द प्रॉब्लम एंड वी आर द सॉल्यूशन। हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सॉल्यूशन भी हैं। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ क्लाइमेट। अर्थ के क्लाइमेट के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट बुक में लिखा है कि वी आर द प्रॉब्लम एंड वी आर द सॉल्यूशन। हम ह्यूमंस ही प्रॉब्लम है और हम ह्यूमंस ही सॉल्यूशन है। तो अर्थ के क्लाइमेट, अर्थ की जो इन्वायरमेंट है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, उसके बारे में स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो मोटा-मोटा मतलब ये है कि अर्थ का क्लाइमेट हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं और उसे ठीक भी हमें ही करना है। तो हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सॉल्यूशन भी हैं। हमें ही अपने नॉलेज से, अपने एक्टिविटीज़ को गाइड करना है, जिससे हम अर्थ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। आंसर देखिए, सबसे पहला हम पकड़ते हैं कि वी आर द प्रॉब्लम। इस पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रीज, vehicles and deforestation are causing Earth's temperature to rise। हमारी एक्टिविटीज जैसे कि इंडस्ट्रीज का लगना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, है ना? व्हीकल्स, गाड़ियों से भी पॉल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना, आर कॉजिंग अर्थ टेम्परेचर टू राइज। इन सभी कारणों से धरती का जो टेम्परेचर है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स, और ये टेम्परेचर का बढ़ना हमारे क्लाइमेट के पैटर्न्स को बदल रहा है। डिफरेंट सीजन्स जो जिस टाइम पे आने चाहिए वो उस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, है ना? क्रिएटिंग डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, और इन सभी चीज़ों से बहुत खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, फार्मर खेती करता है तो उसे एक टाइम पे बारिश की एक्सपेक्टेशन होती है कि बारिश के सीजन में उसने फॉर एग्जांपल राइस, धान की खेती की है, और उस टाइम पे अगर बारिश नहीं हुई, उसकी पैदावार अच्छी नहीं हुई, तो अगर फार्मर फूड नहीं उगाएगा तो हम खाएँगे क्या? है ना? तो बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्लाइमेट के पैटर्न्स के बदलने के। तो ये तो प्रॉब्लम वाला पार्ट हो गया, है ना? कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ याद रखिए जैसे कि इंडस्ट्रीज़ का लगना, व्हीकल्स का चलना, डिफॉरेस्टेशन, है ना? ये सभी टेम्परेचर के राइज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये सभी हमारे क्लाइमेटिक पैटर्न्स को बदल रहे हैं, और इसका कारण कौन है? इसका कारण है हम खुद, हम ह्यूमन्स, ठीक है? अभी हम सॉल्यूशन कैसे हैं? वी आर द सॉल्यूशन, ठीक है ना? अभी इस पे फोकस करते हैं, ग्रीन सेक्शन। बाय अंडरस्टैंडिंग साइंस, हम सॉल्यूशन कैसे बनेंगे? हम साइंस को समझकर सॉल्यूशन बनेंगे, है ना? हमें समझना पड़ेगा कि हम गलत क्या कर रहे हैं और इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं, है ना? तो बाय अंडरस्टैंडिंग साइंस वी कैन चेंज आवर एक्शंस। हम जो गलत कर रहे हैं उन एक्शंस को ठीक कर सकते हैं, उन एक्शंस को बदल सकते हैं, है ना? यूज रिन्यूएबल एनर्जी, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। जिस तरह हम कोयला जलाकर आज एनर्जी पाते हैं, उसी तरह हम रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं। प्लांट ट्रीज, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करके और पेड़ लगा सकते हैं कि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करी जा सके। रिड्यूस पॉल्यूशन, हम प्रदूषण को घटा सकते हैं, जो धुआं हम फैलाते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, या फिर और भी जो तरीके हैं पॉल्यूशन के, पॉल्यूशन तरह तरह से होता है, उन पॉल्यूशंस को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना? द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग,
ये तीनों का यूज करके कैन गाइड अस प्रोटेक्ट अर्थ्स डेलिकेट बैलेंस। ये ऑब्जर्व करना, मेजर करना और एक्सपेरिमेंट करना, ये तीनों जो चीजें हैं ये हमें गाइड कर सकती हैं कि हम अर्थ के डेलिकेट बैलेंस को, अर्थ का जो सामंजस्य है, अर्थ जो एकदम इक्विलिब्रियम में चलता है, एकदम मैनेज करके चलता है बैलेंस से, उस बैलेंस को किस तरह बनाया रखा जा सकता है ना? ये चीज़ें हम ऑब्जर्व करके, मेज़र करके, एक्सपेरिमेंट करके अपने साइंटिफिक नॉलेज, अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट से इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने अर्थ को बचा सकते हैं। और इस तरह हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हैं। तो हम ही प्रॉब्लम है, हम ही सॉल्यूशन है और इसका ये कुछ मतलब है हमारे अर्थ के क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आंसर तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ की टर्म्स लिख रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए ये की टर्म्स कौन से हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? फाइंडिंग आंसर बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। आंसर्स को फाइंड करना क्वेश्चन पूछ के और एक्सपेरिमेंट करके, ये चीज इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स क्या होते हैं? थिंग्स वी कैन चेंज और कंट्रोल इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में वो चीजें जो हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स। थिंग्स वी कैन ऑब्जर्व और मेजर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में जो चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं, जैसे कि पूरी एक्सपेरिमेंट में पूरी फूली कि नहीं फूली, या फिर कितना टाइम लगा पूरी को फूलने में, है ना? ये चीजें ऑब्जर्वेबल वेरिएबल का एग्जाम्पल है। कंट्रोल वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या होगा? कंट्रोल वेरिएबल में मैंने ऊपर जैसे डिस्कस किया आपसे, पूरी का जो डो है वो कितना थिक है, टेम्परेचर जो ऑयल का है वो कितना है। तो ये चीजें कंट्रोल वेरिएबल का एग्जांपल्स होंगी। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? कंडक्टिंग इंक्वायरी इन एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेप बाय स्टेप मैनर। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी खोज स्टेप बाय स्टेप मैनर में, एक कंट्रोल्ड मैनर में, सिस्टमैटिक तरीके से करना सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ठीक है? आप ऑर्गेनाइज्ड और स्टेप बाय स्टेप जरूर मेंशन करें अपने आंसर में, बिकॉज एग्जामिनर यही देख रहा होगा। ये दो वर्ड्स अगर आपके आंसर में होंगे तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है। जिस तरह हमारे और हमारे एनवायरनमेंट में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बहुत सारा है। सबसे पहला है कि हम सांस लेते हैं। हम सांस कहाँ से लेते हैं? अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है और हम उस पे सांस लेते हैं, है ना? तो हम डिपेंडेंट हैं इन्वायरमेंट के ऊपर ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये एक रिलेशनशिप हुआ ना। उसी तरह पानी पीते हैं हम, तो वाटर अगर हमारे इन्वायरमेंट में नहीं होगा तो हम कहाँ से पिएंगे पानी? तो एक अगेन एक रिलेशनशिप हुआ। इसी तरह आप और भी रिलेशनशिप देखिए, आपको हजारों मिल जाएंगे। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बीच में जो कुछ भी कनेक्शन है, जो कुछ भी रिलेशनशिप है, वही इकोसिस्टम है। ठीक है ना? उससे मिल के वैसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स को मिला के, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का चेन, साइकिल, ग्राफ सब कुछ मिल के इकोसिस्टम बनता है। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है? क्यूरियोसिटी जिज्ञासा है, आपकी जानने की इच्छा है। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग। कुछ जानने, कुछ समझने, कुछ सीखने की इच्छा क्यूरियोसिटी है। ठीक है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अर्थ टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। ठीक है ना? अर्थ के टेम्परेचर और अर्थ के वेदर पैटर्न में बहुत समय बाद आया, या फिर बहुत समय के बाद ये जो चेंज आया है, धीरे धीरे बदलते बदलते इतना बदल गया है कि अब हमें तकलीफ होने लगी है ना? ऐसा थोड़ी है कि एयर क्वालिटी अचानक से खराब हो गई है, नहीं, ये धीरे-धीरे खराब होती रही है, हमने नोटिस नहीं किया और अब ये इतनी खराब हो गई है कि सांस लिया नहीं जा रहा, तो अब हम कह रहे हैं कि अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई है ना? तो ये क्लाइमेट चेंज है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो हुआ चेंज है, जिसे हम नोटिस कर पा रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज है ना? नेक्स्ट है फिनोमेना। फिनोमेना क्या होता है? अ फैक्ट और इवेंट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड। कोई भी ऐसा फैक्ट या इवेंट, कोई भी ऐसा तथ्य या फिर ऐसी घटना जिसे हम ऑब्जर्व करके स्टडी कर सकें। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनसीईआरटी गुरुजी को, आपको और भी क्लासेस के और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। आपको इस चैप्टर के ऊपर और भी क्वेश्चन आंसर और क्विजेस चाहिए तो आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ncrtguruji.com। और जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप हमारे पेज पे यहाँ पहुँचेंगे, फिर आप अपना करेक्ट क्लास सेलेक्ट कीजिए
करेक्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको सारे चैप्टर्स दिखेंगे, करेक्ट चैप्टर सेलेक्ट कीजिए और फिर आप यहाँ पे क्विज दे पाएँगे, क्वेश्चन आंसर्स देख पाएँगे, वीडियो एक्सप्लेनेशंस देख पाएँगे। देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे एक क्विज है, इसे ज़रूर दीजिए। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ये आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसमें 109 क्वेश्चंस हैं और आप इसमें से कुछ भी चुन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी यहाँ कुछ चुना, तो ये अगर करेक्ट है तो ग्रीन हो जाएगा और आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिलेगा। आप चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, कुछ भी सेलेक्ट कीजिए, आपको ट्रू या फॉल्स दिख जाएगा। अगर ये गलत है तो ये रेड हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीन हो जाएगा और आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखेगा। तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारे चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हमारी इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे दूसरे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।